वेलकम फ्रेंड्स। ये एक बड़ा ही विनम्र प्रयास है भारतीय कालगणना, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, उसको समझने का। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मनीषा, भारतीय विमर्श ने जो सबसे छोटी इकाई जहाँ से समय का मापन शुरू किया वो है परमाणु। सबसे छोटी इकाई है परमाणु। दो परमाणु मिले तो बनता है एक अणु। दो परमाणु मिलने से बनता है एक अणु, और तीन अणु मिले तो बनता है एक त्रसरेणु। तीन त्रसरेणु से मिलकर बनता है एक त्रुटि। 100 त्रुटियां मिले तो बनता है एक वेद, और तीन वेद मिले तो बनता है एक लव, और तीन लव मिले तो बनता है एक निमेष, और इस निमेष को ही साथियों क्षण कहा गया है, एक क्षण। उसके बाद तीन निमेष मिले तो बनता है एक काष्ठा, और 15 काष्ठा से मिलके बनता है एक लघु। 15 लघु से मिलके बनता है एक नाड़िका। दो नाड़िका से मिलके बनता है एक मुहूर्त, जो कि लगभग 1 घंटे का होता है। तीन मुहूर्त से मिलके बनता है एक प्रहर, जिसे पहर भी कहते हैं। 8 प्रहर से मिलके बनता है एक दिन और एक रात, यानी 24 घंटे। यहां से अगर थोड़ा सा वापिस चलें तो हम देखते हैं कि एक दिन और एक रात है 24 घंटे का। तो 24 घंटे के 8 अगर हम पार्ट करें तो बनता है एक प्रहर, बनता है 3 घंटे का। इस 3 घंटे के 3 पार्ट करें तो एक मुहूर्त बनता है 1 घंटे का, और इस 1 घंटे के अगर 2 पार्ट करें तो एक नाड़िका बनती है 30 मिनट, और इस 30 मिनट के अगर 15 हिस्से करें तो एक लघु बनता है 2 मिनट का। इस 2 मिनट के अगर फिर 15 हिस्से करें तो एक काष्ठा बनती है 8 सेकंड, और इस 8 सेकंड के अगर हम फिर से 3 हिस्से करें यानी कि 8/3 सेकंड्स, तो वो बनेगा एक क्षण। और उसके बाद उससे भी आगे की बाइफर्केशन आपके सामने है। तो सेकंड के इस हिस्से तक हम गए। उसके बाद आप देखिए कि ये समय का एक और वर्जन है विभाजन का। आप ध्यान दें कि ये जब हम क्षण तक पहुंचे तो 30 क्षण मिलके बनता है एक विपल। फिर 60 विपल मिले तो बनता है एक पल। फिर 60 पल मिले तो बनता है एक घड़ी, एक घड़ी। और 60 घड़ी मिले तो बनता है एक दिन और एक रात। तो आप यहां देखेंगे तो हमने समय को इस प्रकार से बांटने का प्रयास किया है कि 24 घंटे के 60 हिस्से किए तो उससे बना उनको बोला, हर एक हिस्से को बोला घड़ी। एक घड़ी के फिर 60 हिस्से किए, उसे बोला पल। एक पल के फिर 60 हिस्से किए, उसे बोला विपल। और एक विपल के फिर 30 हिस्से किए तो उसे बोला क्षण। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 24 घंटे में जो है मतलब पूरे दिन में 24 घंटे, फिर 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 60 मिनट में सेकंड, सेकंड में माइक्रो, माइक्रो में नैनो। ये उसी प्रकार का विभाजन है। बिल्कुल वैसी ही वैज्ञानिकता है जैसी वैज्ञानिकता इस जो आज हम यूज करते हैं उसमें है। तो साथियों, जब हम दिन रात तक के डिवीजन तक पहुंचे उसके बाद एक थोड़ा सा विश्लेषण ये भी देखने योग्य है। देखिए, एक मास जो है वो 15 दिन और 15 दिन के 2 पक्ष बनाए हैं। एक मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष हैं जिनको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। फिर सूर्य की दिशा की दृष्टि से 6-6 माह के 2 आयन हैं, 2 आयन, जिसे कहते हैं उत्तरायन और दक्षिणायन। फिर 12 महीनों के नाम हैं ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर हैं जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फागुन। तो यानी वर्ष को 12 महीनों में बांटा गया है, और ये विभाजन पुरातन ग्रंथों में मिलता है। आज भी हमारा जो वर्ष है जैसे गॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है वो भी 12 महीनों में है। तो यहाँ 7 दिनों का वर्णन है। 7 दिनों के नाम ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर दिए गए हैं। रवि, सोम यानी चंद्रमा, मंगल, बुध, वीर, शुक्र और शनि। तो ये 7 दिनों का वर्णन ये भी पुरातन ग्रंथों में है। आज भी हम उन्हीं 7 दिनों का ही पैटर्न यूज करते हैं। उसके बाद
देखते हैं इस 24 घंटे की जो हमने विभाजन किया है, एक दिन और एक रात, इससे आगे का हमारे पास समय की क्या यूनिट है। तो एक दिन और एक रात, एक दिन और एक रात यानी 24 घंटे का जो समय है उसे हमने कहा एक दिवस। फिर 7 दिवस मिले तो बना एक सप्ताह, फिर 4 सप्ताह मिले तो बना एक माह, और 2 माह मिले तो बनी एक ऋतु, 6 ऋतु से बना एक वर्ष। इस एक वर्ष के बाद मैं आपको यह भी ध्यान दिलाऊं कि ये वर्ष आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े होते हैं। उसका कारण सूर्य की गति का है, जैसे अभी एक लीप का वर्ष होता है 4 वर्षों के बाद, उसी प्रकार ये भी कभी कोई महीना 28 दिन का हो जाता है तो कभी 29 दिन का हो जाता है, ऐसा इसमें पैटर्न है। तो उसके बाद 100 वर्ष मिलके बनता है एक शताब्दी, और ऐसी ही 10 शताब्दियां मिलके बनता है एक सहस्त्राब्दी। मतलब 1000 वर्षों के जो ग्रुप है उसको कहा गया एक सहस्त्राब्दी। 432 सहस्त्राब्दी से बनता है एक युग, एक युग। इस युग को ही कलयुग कहा गया है। कलयुग, युग कहें या कलयुग कहें, एक ही उसको कॉन्सेप्ट में यूज किया गया है। उसके बाद 2 युग मिलके बनता है द्वापर युग, और 3 युग मिलके बनते हैं त्रेता युग, और 4 युग के बराबर जो समय है वो बनता है एक सतयुग। फिर यदि हम एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग को मिलाएं तो इसे कहा गया है एक महायुग, या इसे चतुर्युगी भी लिख के वर्णन किया गया है। कहीं कहीं इसको चौकड़ी भी कहा गया है, चौकड़ी। तो उसके बाद 76 महायुग, यानी 76 चौकड़ी कहें या 76 चतुर्युगी कहें, उसे कहा गया है एक मनवंतर, एक मनवंतर। एक मनवंतर के बाद 100 महायुग, यानी जैसे 76 महायुग लिए तो बना एक मनवंतर, इसी प्रकार 100 महायुग लें तो बनता है एक कल्प, एक कल्प। और ऐसे ही 720 कल्प, 720 कल्प मिला के उस समय की यूनिट का नाम रखा है एक महाकाल, महाकाल। अब आप इस कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दें। यह है कि जब एक महायुग होता है, एक महायुग, उसे कहा गया है एक नित्य प्रलय, एक नित्य प्रलय, एक महायुग। इसको बोला गया समय को धरती पर जीवन के अंत और पुनः आरंभ का जो काल है उसको कहा गया एक महायुग। फिर एक नैमितिका प्रलय, इसको ये होती है पूरे एक कल्प के बाद। कल्प देखिए ये था 100 महायुग, तो इतने समय के बाद आती है एक नैमितिका प्रलय, जिसमें देवों का अंत और पुनः आरंभ का जो काल है उस यूनिट को कहा गया है, उस इकाई को कहा गया है एक नैमितिका प्रलय। उसके बाद है एक महाकाल, यानी कि 720 कल्प का जो समय है, ये समय है ब्रह्मा जी के अंत और पुनः आरंभ का जो समय है उसे कहा गया एक महाकाल। अब जो हमने युग और कल्प और महायुग इनकी जो कल्पना की है उसमें कितने वर्ष का समय है, कितने वर्षों का समय है, इसका एक हम आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले एक युग जो है वो 432 सहस्त्राब्दी के बराबर था। 432 सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्ष, तो यानी कि अगर इसको हम बोलें तो ये 4,32,000 वर्ष के बराबर एक युग है। फिर एक द्वापर में होते हैं 2 युग, तो यानी कि इसका डबल करना पड़ेगा, तो डबल किया तो ये बना 8,64,000 वर्ष, ये बना एक द्वापर युग। एक त्रेता युग में इसका 3 टाइम्स है, 3 युग के बराबर है, तो इसका जब 3 टाइम्स किया तो वो बना 12,96,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष। और जब एक सतयुग लिया तो इस युग का 4 गुना है, तो जब इसका 4 गुना किया तो वो बने 17,28,000 वर्ष। तो ये आपको आइडिया लगा कि द्वापर युग कितने बड़े समय की यूनिट को नाम दिया गया है, ये समय की इकाइयां हैं। और उसके बाद जब एक सत, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग मिलते हैं तो वो बनता है एक चतुर्युग। इसको चतुर्युगी कहते हैं या महायुग कहते हैं। तो इसमें कुल मिला के इन सबका अगर ऐड करें तो ये बनता है 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 वर्ष। फिर उसके बाद आता है एक मनवंतर। मनवंतर जो है हमारे पास वो है 71 चतुर्युगी,
जो है 71 जो महायुग हैं इनको मिलाने से बनता है एक मनवंतर। तो अगर हम 43,20,000 को 71 टाइम्स करें, 71 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बनता है 30,67,20,000 वर्ष। इतने बड़े समय की यूनिट को हमने कहा है एक मनवंतर। फिर दो मनवंतर के बीच, जैसे एक मनवंतर बीता और दूसरा आने वाला है, उसके बीच में एक जो बीच का जो मिलने का जो समय है, दोनों मनवंतर के जो मिलन का जो समय है, उसे कहा गया है संध्यांश। संध्यांश होता है, यानी दो मनवंतर के बीच में एक संध्यांश होता है जो कि एक सतयुग के बराबर है। सतयुग हमारा था 17,28,000 वर्ष। तो एक मनवंतर और दूसरे मनवंतर के बीच में एक संध्यांश है जो कि 17,28,000 वर्ष का होता है। तो साथियों, एक कल्प किसे कहा गया है? 14 मनवंतर और 15 संध्यांश। 14 मनवंतर प्लस 15 संध्यांश का जो मिला हुआ समय है उसे कहा गया एक कल्प। तो देखें तो एक मनवंतर में थे हमारे 30,67,20,000 वर्ष, उसको किया 14 से गुना, और एक संध्यांश मैंने बताया था 17,28,000 वर्ष का, उसको किया 15 से गुना। जब इसको ऐड किया तो ये बनता है 4,32,00,00,000 वर्ष। 4,32,00,00,000 वर्ष। इतने बड़े समय के यूनिट को हमने कहा एक कल्प, और ये एक कल्प ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है। ब्रह्मा के एक दिन के बराबर। इतनी ही अवधि की रात है, जितनी अवधि का दिन है उतनी ही अवधि की रात है। तो ब्रह्मा जी का एक दिवस बना एक दिन और एक रात मिला के, तो जब इसका डबल करते हैं तो वो आ जाता है 8,64,00,00,000 वर्ष। 8,64,00,00,000 वर्ष का जो समय है उसे हमने कहा ब्रह्मा जी का एक दिवस। फिर ब्रह्मा जी का एक वर्ष निकालने के लिए, एक वर्ष में 360 दिवस हैं। ब्रह्मा जी का जो एक दिवस है उसको अगर 360 टाइम्स लें तो वो बनता है ब्रह्मा जी का एक वर्ष। तो 360 से इसको गुना किया तो ये बनता है 31,10,40,00,00,000 वर्ष। फिर जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं, ये एक वर्ष का पीरियड है, जब इसको 100 टाइम्स करें तो 100 वर्ष है, वो है विष्णु जी का एक निमेष। विष्णु जी का एक निमेष। यहां मैं एक छोटा सा आपको नोट करा दूं कि एक निमेष जो था वो 2.66 सेकंड होता है, वर्ष का इतना हिस्सा है 2.66 सेकंड। तो अब आप इस निमेष से को बढ़ाएं और इसको लेके जाएं दिन तक। इसके निमेष से बनेंगे जो है मुहूर्त बनेंगे, फिर उसके बाद इससे दिवस तक पहुंचेंगे, दिन के बाद फिर इससे बनेंगे माह, माह के बाद बनेंगे वर्ष, और जब वो वर्ष बने तो विष्णु जी के 100 वर्ष वो है रुद्र का एक दिन। वो है रुद्र का एक दिन। तो इस यूनिट का कितने गुना जो है विष्णु जी के 100 वर्ष बनेंगे, वो बनेगा रुद्र का एक दिन। और फिर जो है ना, रुद्र को कहा गया है कि स्वयं अनंता अनंत है, मतलब उनके अंत का कोई अंत नहीं, इनफाइनाइट है। तो हमारी जो समय की जो कल्पना है वो परमाणु से शुरू हुई और रुद्र पे जाके समाप्त हुई। परमाणु जो है एक तरह से बहुत ही मिनिस्क्यूल पार्ट है सेकंड का, और ये जो रुद्र है, जो नापने की यूनिट है रुद्र, ये इनफाइनाइट है। तो ये मेरा एक प्रयास था आप लोगों को एक आइडिया देने का कि भारतीय विमर्श ने, भारतीय मनीषा ने समय को किस प्रकार से नापा। थैंक यू।